अगला जो हमारा सत्र है वो बहुत ही रोचक होने वाला है क्योंकि वो आधारित है आर्ट एंड कल्चर पर। माँ की बात आई तो मैं दो शब्द जरूर आप तक पहुंचाऊंगी। जो थोड़ी सी ये जो वार्तालाप बातचीत हुई उससे माहौल थोड़ा चेंज करते हैं कि माँ कबीर की साखी जैसी, तुलसी की चौपाई सी, माँ मीरा की पदावली सी, माँ है ललित रुबाई सी, माँ वेदों की अमर चेतना, माँ गीता की वाणी सी, माँ दुर्गा की सप्तशती सी, लोकोत्तर कल्याणी सी। अपनी मातृशक्ति अपनी माओं के लिए एक बार तालियां बजा दे दोस्तों। और आर्ट एंड कल्चर सत्र प्रारंभ करते हैं और उस पर मैं बहुत ही आदर और सम्मान के साथ जो हमारे वक्तागण हैं वो बहुत ही जाने माने और वरिष्ठ लोग हैं इस शहर के। सबसे पहले मैं आमंत्रित करूंगी सुनीता झिंगरन मैम को, कृपया मंच पर पधारें। आपका नाम अपने आप में आपकी पहचान है, आप एक मशहूर शास्त्रीय गायिका और गजल गायिका हैं। अगर ये कहे कि गजल और सुनीता झिंगरन मैम एक दूसरे के पर्याय हैं तो गलत नहीं होगा। आप अपनी ठुमरी दादरा ख्याल के लिए देश भर में जानी जाती हैं, तो आपका मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं बहुत ही आदर के साथ आमंत्रित करूंगी वरिष्ठ रंगकर्मी श्री सूर्य मोहन कुलश्रेष्ठ जी को। आपका मंच पर स्वागत है। आपका नाम जब रंगकर्म की बात आती है, रंगमंच की बात आती है तो सबसे पहले लिया जाता है। आप भारतीय नाट्य अकादमी के पूर्व निदेशक हैं और भारत सरकार द्वारा तमाम सम्मानों के साथ साथ संगीत नाटक अकादमी सम्मान से भी सम्मानित हैं। आपका मंच पर बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। मैं मंच पर आमंत्रित करूंगी अक्सरी नकवी जी को, जिनका नाम जब कभी भी कुछ गुनगुनाया जाता है तो सबसे पहले लिया जाता है। आप एक अभिनेता हैं, गायक हैं, आप मशहूर दास्तांगो हैं और नियामक खाना के फाउंडर हैं। आपका मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं अगले वक्ता को आमंत्रित करूंगी दीपक कबीर जी, हमारे शहर के लिए एक बहुत ही जाना पहचाना नाम। आप एक सोशल कल्चरल एक्टिविस्ट हैं और तस्तक यूथ फेस्टिवल के फाउंडर हैं जो पिछले 16 साल से यहाँ लखनऊ में होता है, 4 दिनों तक चलता है। और 2016 से कबीर फेस्टिवल भी आप आयोजित करते आ रहे हैं। कल्चरल फेस्टिवल के जो है आप फाउंडर हैं। आपका मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। और इस सत्र को संचालित करने के लिए मैं आमंत्रित करूंगी लेखक, एक प्रखर वक्ता और मोटिवेटर श्री चंद्रशेखर वर्मा जी को, कृपया मंच पर पधारें। दीपक कबीर जी और चंद्रशेखर वर्मा जी। तो ये सत्र के लिए मंच एकदम तैयार है और बहुत ही रोचक और दिलचस्प यहाँ पर परिचर्चा होने वाली है आर्ट एंड कल्चर, जिसपे हम बातचीत करेंगे आर्ट फॉर्म्स ऑफ लखनऊ। तो मैं एक बार फिर से पुनः सबका तारुफ कराती हूँ। हमारे बीच में सुनीता झिंगरन जी हैं, मैं चाहूंगी कि तालियां मंच तक पहुंचाएं। वरिष्ठ रंगकर्मी श्री सूर्य मोहन कुलश्रेष्ठ जी हैं, अक्सरी नकवी जी हैं, मशहूर दास्तानगो हैं, अभिनेता हैं, गायक हैं, दीपक कबीर जी हैं। और इस पूरे सत्र को जो मॉडरेट करेंगे आप हैं श्री चंद्रशेखर वर्मा जी। आप बहुत अच्छे लेखक हैं, बहुत अच्छे वक्ता हैं और मोटिवेटर हैं। ये सत्र आपके हवाले है, चंद्रशेखर जी। बहुत बहुत धन्यवाद अलका जी, और आप सबका यहाँ पर स्वागत है। बड़ा समृद्ध मंच है और मेरा सौभाग्य है कि मुझे मॉडरेट करने का अवसर मिल रहा है और आप लोग से बातचीत करने का। अभी मैं पिछले सेशन को भी सुन रहा था तो मुझे एक किस्सा याद आया, मैं आप लोगों को वो पहले सुना दूं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। काफी साल पहले की बात है, उस वक्त रजत शर्मा जी आपकी अदालत प्रोग्राम करते थे और लालू प्रसाद यादव आए हुए थे। लालू प्रसाद यादव जी जो है वो ही इज द डार्लिंग ऑफ द मीडिया। उनको एंटरटेन करने के लिए बहुत लोग बुलाते हैं। तो उन्होंने एक सवाल पूछा कि लालू जी, आपका नाम जब चारा घोटाले में आया तो आपने उसके ऊपर सीबीआई जांच क्यों नहीं बैठाई? तो लालू जी ने कहा कि देखिए, जब हम बिहार के मुख्यमंत्री थे तो हमने रेल, सड़क, व्यवस्था सब अच्छी की। तो रजत जी ने फिर उनसे पूछा, लालू जी सवाल ये था कि जब चारा घोटाले में आपका नाम आया तो आपने उस पर सीबीआई की जांच क्यों नहीं बैठाई? अब लालू जी का जवाब था कि जब हम रेल मंत्री बने तो हमने कितनी ट्रेन चलवाई। रजत जी ने एक बार फिर पूछा, लालू जी मेरा सवाल यह था कि जब चारा घोटाले में आपका नाम आया तो उस पर सीबीआई की जांच क्यों नहीं बैठाई?
तो लालू जी ने इस बार बोला कि राबड़ी जब मुख्यमंत्री बन गई तो उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया। रजत जी थोड़ा इरिटेट हो गए और उन्होंने उनसे पूछा कि लालू जी, मैं आपसे कुछ बोल रहा हूं, आप कुछ बोलते जा रहे हैं। तो लालू जी ने अपने टिपिकल अंदाज में जवाब दिया, देखिए रजत जी, आप वो बोल रहे हैं जो आप बूझ के आए हैं, हम वो बोल रहे हैं जो हम बूझ के आए हैं। तो हम लोग जो बातचीत करने जा रहे हैं, मैं चाहूंगा कि आप वही बोले जो आप पूछ के आए हैं, ठीक है? क्योंकि मैं सवालों को बीच में लाके आपको सुनने का मौका कम नहीं करना चाहता। सबसे पहले सुनीता जी, हम आपसे बात करते हैं। आपको मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, आपको मुझे सुनने का अवसर बहुत बार मिला है और आपके परिवार की लीनियज जो है उसमें बैजू बावरा और तानसेन जी हैं। बेगम अख्तर जी ने कहा है कि मेरी आवाज को तुम जिंदा रखोगी और आपको एक टाइटल मिला है कि आप हुसैनी ब्राह्मण हैं। तो सबसे पहले हमें यह बताइए कि इस टाइटल के पीछे क्या रीजन है, क्यों आपको हुसैनी ब्राह्मण कहा जाता है? माइक। सबसे पहले तो मैं जो ये अवध कॉन्क्लेव हो रहा है और जो ये विषय परिचर्चा का रखा है, म्यूजिक के प्रोग्राम तो न जाने बरसा बरस से होते चले आ रहे होते हैं, लेकिन परिचर्चा भी होना बहुत शिक्षाप्रद है कि अगर कोई फनकार कुछ कहता है तो उसकी अहमियत क्या है, वो कहाँ से लाया, कैसे उसको गेन किया। तो इट्स वेरी इम्पोर्टेंट फॉर एवरीबडी, नॉट फॉर मी। तो लेकिन और आपने सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो मुझे ये संगीत जो विरासत में मिला है वो हमारे जो नाना थे, हमारी माँ हैं, जो बैजू बाबरा और तानसेन जी के गुरु स्वामी हरिदास जी की डायरेक्ट डिसेंडेंट हैं, वंशजा हैं। तो हमें इसका बड़ा वरदान मिला और संगीत तो हमें विरासत में मिला और गुरुओं से एक गुरु, हर घराने के गुरु, तानरस खां के घराने के, किराने घराने के, और आपकी आखिरी गुरु मेरी बेगम अख्तर साहिबा रहीं, जो मलका गज़ल, मलका ठुमरी रहीं, और हर विधा को मैंने सीखा। आपने ये जो कहा है कि हमारे नाम के आगे ये टाइटल लगता है हुसैनी ब्राह्मण, तो मैं बताती हूँ कि व्हाट इज द कॉनोटेशन ऑफ हुसैनी ब्राह्मण। हुसैनी ब्राह्मण क्या है? कई लोग ये कहते हैं सुनीता जी क्या आप मुसलमान हो गई हैं? मैं ये पूछती हूँ कि लता मंगेशकर जी से पूछे कि क्या आप मुसलमान हो गई हैं? कैसा मुगल आजम में ऐसा बढ़िया उन्होंने वो नाते शरीफ गाई थी, बेकस पे करम कीजिए सरकार मदीना, कोई दूसरा नहीं गा सकता ऐसा। वो तो स्वरों की गंगा थी और कृष्ण बिहारी नूर हैं, और आपके ये फिराक गोरखपुरी हैं, कुंवर महेंद्र सिंह बेदी हैं। तो उर्दू अदब को जानना सीखना क्या मुसलमान हो जाता है? हुसैनी ब्राह्मण के माने सब लोग सुन लीजिए, हुसैन से रग़बत करने वाला, हुसैन से मोहब्बत करने वाला, उनकी शहादत, उनकी करबला में जो कुर्बानी उन्होंने दी है, छोटे छोटे बच्चे उन्होंने कहा कि हम जुल्म के आगे सर नहीं झुकाएंगे, सर कटा देंगे, उसका मैं सम्मान करती हूँ। इसलिए हर हुसैन इमाम अलैहिस्सलाम के प्रोग्राम में मैं जाती हूँ तो लोग मुझे ऑनर देते हैं। अगर ये कहते हैं कि हुसैनी, मैं तो सनातनी हिंदू ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण हूँ, जो मेरा ओरिजिन है वो कोई थोड़ी चला जाएगा कहीं, गजल गा के कोई मुसलमान गायक नहीं हो जाता। तो अच्छा किया आपने पूछा, और ये मैं उनका एहतराम करती हूँ। और एक शेर के साथ मैं तालियों के साथ मैं इसका स्वागत चाहती हूँ। एक हमारे हिंदू भाई जिनका नाम सागर त्रिपाठी जी है, आशिक़ रसूल हैं, उन्होंने ये कहा है, सुन लीजिए अस्करी भाई, आप भी सब सुने, कि मैं हिंदू हूँ मगर ईमान रखती हूँ मोहम्मद पर। मैं हिंदू हूँ मगर ईमान रखती हूँ मोहम्मद पर। अरे कोई अंदाज तो देखे मेरी काफिर अदाई का। वाह, बहुत बहुत बढ़िया बात कही आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। हम अस्करी भाई आपके पास आते हैं। ये मेरी खुशकिस्मती रही है, देखिए आपके आते ही माइक ने भी सीटी मारनी शुरू कर दी। ऑडियंस से आए ना आए, कम से कम माइक में तो मारी सीटी।
तो अस्करी भाई, हमने आपको सुना है और बहुत पसंद किया है और मैं आपका बहुत बड़ा फैन बनता हूँ। लखनऊ के बारे में एक शेर है कि छिड़क कर देखिए खुद पर हमारा लखनवी लहजा, छिड़क कर देखिए खुद पर हमारा लखनवी लहजा, ये दुनिया के किसी भी इत्र से बेहतर महकता। तो मेरा सवाल ये था कि जब हम किसी भी चीज में लखनऊ जोड़ देते हैं तो अपने आप ही उसमें खुशबू आ जाती है। आप पोशाक देखिए, पोशाक बहुत तरह की होती है। लखनवी पोशाक तो अलग अंदाज हो जाता है, लखनवी जायका अगर आप देखें तो अलग अंदाज हो जाता है। और इसी तरह से लखनवी अदब, लखनवी साहित्य। तो आप जब आप एक गजल गायक भी हैं और आपका बहुत काम है इस पर, तो क्या आप समझते हैं कि आर्ट फॉर्म व्हेन इट कम्स टू लखनऊ डज इट टेक अ डिफरेंट शेप, अलग रंग हो जाता है क्या उसका? नहीं, एब्सोल्युटली। आदाब सबको। देखिए, लखनऊ ने न जाने कितने अपने स्कूल कायम किए हैं और किस किस चीज़ के कायम किए हैं। तबले का स्कूल है, गज़ल का स्कूल है जिसकी बेगम अख्तर नुमाइंदगी करती है, अंदाज से गज़ल को अप्रोच करती हैं कि राग और गज़ल कब एक दूसरे पे मिल जाते हैं पता ही वाह, नहीं क्या चलता। बात कही, वाह वाह वाह। जो गाने का जो गायकी है और उसमें फिर वो लखनवियत, और वही लखनवियत है, ये वही लखनवियत है, वही खुशबू है। जो बेगम अख्तर की जो अप्रोच है वो लखनवियत है, यानी कैसे गज़ल को अप्रोच करना है। और इसके अलावा और तमाम आर्ट फॉर्म्स हैं। जैसे एक चीज़ और मैं जो प्रैक्टिस करता हूँ वो है सोज मर्सिया। जी जी, आपका बहुत नाम है इसमें। जी, सोज मर्सिया एक आर्ट फॉर्म्स हैं जिनको मैं प्रैक्टिस करता हूँ अगेन। और इसमें मैं ये भी कहूँ, क्योंकि जो प्रोग्राम का नाम है वो अवध कॉन्क्लेव है, तो अवध भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है लखनऊ अगर है तो उसके लिए। जी, क्योंकि मैं हमेशा ये कहता हूँ कि लखनऊ एक वक्त था जब लखनऊ में कुछ नहीं था। जब आसिफुद्दौला यहाँ पहुँचते हैं और उसके बाद जब यहाँ पर कैपिटल हो जाती है, उसके बाद लखनऊ लखनऊ बनना शुरू होता है, एक तहजीब की शुरुआत होती है। लेकिन उससे पहले बहुत से ऐसे आसपास के कस्बे थे, यानी मलियाबाद है, महमूदाबाद है, काकोरी है, खैराबाद है, जायस है, नसीराबाद है, मुस्तफ़ाबाद है जहाँ से मैं रहने वाला हूँ। ये सारे के सारे कस्बे मौजूद थे जिनमें अपनी अपनी तहजीब जिंदा थी, सब इन इलाकों की तहजीब थी। तो मैं ये कहता हूँ कि लखनऊ जो बना, जो खुशबू की बात आपने की ना, कि जो लखनऊ बना, तो ये खुशबुएं उस बाग से, ये जो बड़ा बाग है, अवध का बाग है, वहाँ से ला करके लगाई गई लखनऊ में। अवध में रोपा गया, सब कुछ अवध से ला करके लखनऊ में रोपा गया, तब ये गुलिस्तान, ये खुशबू तैयार हुई। और फिर उसके बाद क्या हुआ, वो कस्बे, जब लखनऊ एक सेंट्रल कल्चरल हब बन गया, उसके बाद जो वो कस्बे थे, उन कस्बों में अब ये खुशबू जो इस बागबानी में तैयार हुई थी, वो खुशबुएं, वही फूल अब वो अवध के कस्बों में जाके लगने शुरू हो गए। यानी ये कि आप जाके देखिए जो रहन सहन है, जो गाने बजाने के तरीके हैं, जो शेर व शायरी की समझ है, वो फिर लखनऊ ने इन कस्बों को सिखाया कि कैसे होता है जब लखनऊ आबाद हो गया। जी, बड़ी खूबसूरत बात की आपने कि हमने छोटे छोटे कस्बों से वो खुशबुएं लाई, यहाँ पे रोपी गई, और फिर जब वो फैलने लगी तो फिर वो जिले या वो कस्बे दोबारा प्रभावित हुए। एक और बात कह दूं बस, जी। जबान की बात, अवधी भाषा की बात, कि कौन सा ऐसा शायर है, मतलब यहाँ तक कि दिल्ली में बैठ करके अमीर खुसरो जो है वो अवधी भाषा में शायरी कर रहा है ना। क्या जरूरत है उसको अवधी में लिखने की, क्या जरूरत है अवधी भाषा में शायरी करने की? तो वहाँ बैठा हुआ है, दिल्ली में बैठा हुआ है, वो यहाँ क्यों अवधी में क्यों लिख रहा है? मतलब जबान का इतनी इम्पोर्टेंस थी इस इलाके की, अवध के इलाके की इतनी इम्पोर्टेंस थी कि यहाँ की ऑडियंस को रीच करना बहुत ज़रूरी था। तो इसलिए अवध की भाषा में यहाँ भी लोकल सूफ़ी, जितने भी बहुत से सूफ़ी शायर हैं, जिसमें से एक सूफ़ी शायर हैं शाह नईम अता, जिनकी कुछ चीज़ें मैं गाता भी हूँ। शाह नईम अता अवधी भाषा में लिख रहे हैं, भर ले पानी सुघर पनहारी, अभई सवेरा कुआं है अकेला, फिर ना आई है भरन तोरी बारी। अब वो अवधी भाषा में वो भी लिख रहे हैं, तो भाषा का भी बड़ा इम्पोर्टेंट बिल्कुल रोल है। बिल्कुल। तो लखनऊ की खुशकिस्मती है कि यहाँ पे उर्दू और अवधी और हिंदी तीनों का संगम देखने को मिलता है।
और अभी हम आपसे कुछ सुनेंगे भी, आप तैयार रहिएगा। हम आगे बढ़ते हैं। बहुत सम्मान के साथ कुलशेष जी, आप तो एक बहुत बड़ा आइकन है लखनऊ का। तमाम आपने थिएटर किए, आपने थिएटर स्कूल्स चलाए, यहाँ पे बहुत बड़ा एक तबका है बच्चों का जो आपको फॉलो करता है, आपसे उसने थिएटर सीखा है और फिर आपकी फिल्मों में भी दखल है। और अभी हालिया एक वेब सीरीज़ आई है जिसमें कि आपको बहुत पसंद किया गया, आपकी पॉपुलैरिटी अलग लेवल पे गई। मेरा सवाल ये था, इनफैक्ट दो सवाल हैं सर, कि पहला सवाल ये था कि थिएटर से फिल्मों का सफ़र, आप एक आर्ट फॉर्म थिएटर है, एक आर्ट फॉर्म फिल्म है, और मेरा सौभाग्य है कि मैंने घर में भी देखा कि किस तरह से फिल्मों का इम्पैक्ट लिटरेचर पे पड़ता है या किसी भी क्रिएटिव फील्ड पे पड़ता है, तो उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। फिल्में बड़ा एक महत्वपूर्ण हिस्सा है परफॉर्मिंग आर्ट्स का। तो ये सफ़र आपका कैसा रहा कि आपने, और क्या आपने फ़र्क महसूस किया, ये पहला सवाल है। और दूसरा, ज़्यादातर थिएटर आपने जब शुरुआत लखनऊ से की, जब इसको आप बाहर ले गए, आप अलग शहरों में ले गए या आप फिल्मों में गए, तो वहाँ लखनवी आर्ट फॉर्म को कैसे देखा गया, कैसे परसीव किया गया? क्या लोगों को उससे थोड़ी सी जलन थी या उसको अप्रिशिएट करते थे? क्योंकि जो चीज़ कामयाब होती है, जो चीज़ अच्छी होती है, उससे ईर्ष्या होना स्वाभाविक है। तो क्या आपने महसूस किया ऐसा हुआ? आपने जहाँ से बिल्कुल शुरुआती बात करी थी कि मैं वही बोलूँगा जो मुझे बोलना है। हाँ बिल्कुल, आप वही बोलें। तो इसलिए जो आपने दो सवाल किए, इसको पहली बात तो ये कि मैं अपने आप को थिएटर का आदमी मानता हूँ, मैं थिएटर करता हूँ। कभी कभार 2-4 साल में एक आध फिल्म कर लेने से फिल्म का आदमी नहीं हो जाता, और मैं फिल्म का विशेषज्ञ भी अपने आप को नहीं मानता, कभी कभी अभिनय कर लिया है। तो मैं मूल रूप से थिएटर का आदमी मानता हूँ अपने आप को, और मुझे मज़ा भी थिएटर करने नहीं आता है, चाहे वो अभिनय हो और चाहे वो निर्देशन हो। थिएटर में मुझे ज़्यादा मज़ा आता है। फिल्म मुझे बहुत टेक्निकल सी लगती है, मुझे लगता है वो मेरे बस के बाहर की चीज़ है। तो इसलिए मैं जो बात करूँगा वो थिएटर को लेकर जी अपनी बात करना चाहूँगा। और मैं बहुत सारे कंट्रीज़ में गया हूँ, आपने सही कहा, बहुत सारे देशों में जाकर थिएटर किया है, प्लेस डायरेक्ट किए, अपने परफॉर्मेंस लेके गए हैं। तो वहाँ लखनऊ हमेशा मेरे साथ रहा है। सबसे पहले तो भाषा के स्तर पर, इवन पाकिस्तान में जब मैं गया, मैं गलत उर्दू भी बोलता था, तो वो लोग ये समझते थे कि शायद हम गलत बोलते हैं, ये सही बोलते हैं। क्या बात है, वाह वाह वाह। मेरी नादानी देखिए, क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ, इसलिए मैं बोलता था कबाब। एक साहब ने, अमजद इस्लाम अमजद, वहाँ के बहुत बड़े शायर हैं जिन्होंने महेश भट्ट की, मतलब आप काम में थोड़ी सी काली मिर्च लगा देते थे। वाह वाह, अच्छा वाह भाई, वाह वाह बोलते थे, वाह नहीं। हाँ। तो बोले अच्छा, लखनऊ में आप लोग कबाब बोलते हैं? हम लोग तो कबाब बोलते हैं। तो हमारे साथ दोस्त हमारे रवि ठाकर थे, उन्होंने कहा नहीं, ये खाते नहीं, इसलिए इनको पता नहीं है, हम लोग भी कबाब ही बोलते हैं। तो इतना लखनऊ की भाषा, लखनऊ की तहजीब का इतना ज़्यादा असर है, और मेरे साथ हमेशा अपने आप चला जाता है, मुझे मालूम भी नहीं होता कि ये लखनऊ का असर है। चाहे अक्सर लोग पूछते हैं कि आप उर्दू बोलते हैं, मुझे लगता है कि मैं तो हिंदी बोलता हूँ, लेकिन लोग दूसरे शहरों में, महाराष्ट्र में भी लोग यही कहते हैं कि, और बाहर भी, कि आप उर्दू बोलते हैं। तो मुझे पता ही नहीं चलता कि मैं उर्दू बोल रहा हूँ। बहरहाल, तो यहाँ लखनऊ में, लखनऊ की जो बहुत सारी चीज़ें जो लखनऊ से मुझे मिली हैं, थिएटर, अब मैं थिएटर की बात करना चाहूँगा, फॉर्म्स की बात, जहाँ जो हमारा जो सब्जेक्ट है, तो मुझे लगता है कि जो फॉर्म्स हैं वो नए फॉर्म बनते हैं, पुराने फॉर्म टूटते हैं। कोई भी फॉर्म हमारे समाज के लिए, हमारे समय के लिए हमेशा अच्छा नहीं होता कि बस वो फॉर्म जो 1000 साल पहले या 2000 साल पहले या 200-500 साल पहले जो फॉर्म था वही आदर्श फॉर्म है। ये हम जब मान लेते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी कला, चाहे वो संगीत हो, चाहे वो थिएटर हो, इवन चित्रकला हो, वो एक जगह ठहर जाती है। तो हर समय को एक पुरानी चीज़ों से हम सीख सकते हैं, पुरानी चीज़ों को हम एक अपनी धरोहर के तौर पर रख सकते हैं।
लेकिन हमेशा वो पुरानी चीज़ें ही हमारे साथ चले, ये मुझे नहीं लगता। हमेशा तोड़ने की ज़रूरत होती है, हमेशा नया कुछ करने की ज़रूरत होती है। अब जैसे अगर हम अपने पुराने समय की अगर बात करें, इंदर सभा की अगर बात करें, जो थिएटर इंदर सभा आमतौर पे उसका जिक्र एक नाटक के तौर पे किया जाता है कि अमानत लखनवी ने इंदर सभा लिखा, लेकिन इंदर सभा परफॉर्म कैसे किया गया, ये एक बहुत बड़ी बात है कि उस वक्त थिएटर का कोई ऐसा, या तो हमारे यहाँ फोक थिएटर था, संस्कृत थिएटर खत्म हो चुका था, और अंग्रेजों के आने के बाद से फिर से थोड़ा सा वेस्टर्न थिएटर आना शुरू हुआ था। उस वक्त अपना कोई, जिसको कहते हैं अर्बन थिएटर जैसी चीज लगभग बची नहीं थी। तो इंदर सभा शुरुआत करता है अर्बन थिएटर की, अर्बन उस टाइम के हिसाब से अर्बन मॉडर्न इंडियन थिएटर की शुरुआत करता है। और वो इंदर सभा हम लोग अक्सर जो है वो अमानत लखनवी का नाम लेके और इंदर सभा का नाम लेके बात खत्म करते थे, लेकिन जो इंदर सभा थी वो सिर्फ एक आलेख नहीं था, वो एक पूरा फॉर्म, इंडियन फॉर्म डेवलप हुआ, जो हमारे यहाँ संगीत और नृत्य, जो हमारे नाट्य शास्त्र में भी मौजूद है, जो हमारे यहाँ फोक में भी मौजूद है, उससे मिला के एक नया फॉर्म हुआ। और उस वक्त जो भी नाटक होने लगे, उस वक्त जो भी परफॉर्मेंसेस होते थे, जो लोग लिखे जाते थे, उनका नाम इंदर सभा हो गया। हाँ, उनको हम इंदर सभा, मतलब हमारे पास एक बहुत पुरानी किताब है जिसमें 2 इंदर सभा है। एक इंदर सभा अमानत लखनवी की है, और एक दूसरी वो भी, उसकी कहानी बिल्कुल अलग है, और उसका नाम है वो इंदर सभा और मदारी लाल की इंदर सभा। तो मदारी लाल की इंदर जेनेरिक नाम हो गया। हाँ, मतलब उस फॉर्म में जो प्लेस किए जाते थे, उस फॉर्म में जो परफॉर्मेंसेस होते थे, उनको इंदर सभा। यहाँ तक कि यहाँ के जो इस समय जो ड्रामा डेवलप हुआ, उसका कैलकाटा में भी असर हुआ, और वहाँ पर उसी फॉर्म में बिल्कुल अलग कहानी के ऊपर जो नाटक लिखा गया, और जो बहुत मशहूर हुआ वहाँ की कंपनीज ने भी जिसको किया, उसका नाम था नागर सभा। और नागर सभा के नाम से, क्योंकि वो इंदर सभा था, तो उसको उन्होंने नागर सभा के नाम से नाटक लिखा। ये एक सपेरा और सपेरन की कहानी है, और नागर सभा में ये इंदर सभा थी, वो नागर सभा हुई, उस नागर सभा का फॉर्म वही रहा, लेकिन उसमें से देवी देवता, राजा महाराजा, इंद्र सब गायब थे, उसमें कॉमन मैन आ गए, ये बंगाल में, लेकिन नाम उसका उन्होंने नागर सभा। इस तरह से बहुत सारे उस फॉर्म से प्रभावित हो गए, और उस फॉर्म ने पारसी थिएटर को भी प्रभावित किया। तो ये इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है हमारे मॉडर्न थिएटर को डेवलप करने में। लेकिन अगर हम, जो हमने कहा कि फॉर्म स्टैटिक बना देने से वो चीज़ खत्म होती है, तो अब आज के समय में अगर हम उस फॉर्म में थिएटर करें तो शायद लोग नहीं उसको देखेंगे। तो हमें नए फॉर्म की लगातार हमेशा जरूरत। आप ही की बात से एक बात मैंने निकल रही है, एकदम आपने ठीक कहा कि जब तक हम इवॉल्व नहीं करेंगे, चेंज नहीं करेंगे, पुराने को तोड़ेंगे नहीं और नया नहीं क्रिएट करेंगे, तब तक प्रोग्रेशन नहीं होगा, आगे नहीं बढ़ेगी। अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि आप तोड़ रहे हैं लखनवी, अगर ऐसा है तो ये प्रश्न है मेरा, कि आप तोड़ रहे हैं लखनवी फॉर्म को और उसको रिप्लेस कर रहे हैं या दिल्ली के फॉर्म से, या हैदराबाद के फॉर्म से, या इटली के फॉर्म से, या ब्रिटिश फॉर्म से, या अमेरिकन फॉर्म से, तो क्या ये नया क्रिएट करना हुआ या रिप्लेस करना हुआ? हम एक तो चीज़ ये मानते हैं कि हमारी, अगर वाकई हम क्रिएटिव आदमी हैं, तो जो जितनी भी दुनिया में कलाओं में जो कुछ भी काम हो रहा है, और अगर हमने उसके बारे में हमारी जानकारी है, तो वो सब हमारे सबकॉन्शियस में आ जाता है। और हम जो भी नया क्रिएट करते हैं, ऐसा संभव ही नहीं है कि जो कुछ भी हमने जाना, पढ़ा, समझा है, वो हमारे काम में रिफ्लेक्ट ना हो। हाँ, अगर हम जानबूझ के नकल कर रहे हैं कि अच्छा चलो ये जो है ऐसे, मैं ब्रेख्त के केस करता हूँ, लेकिन ब्रेख्त के नाटक जब मैं करता हूँ तो मुझे नहीं पता कि ब्रेख्त उन नाटकों को कैसे करते थे। ब्रेख्त को मैंने पढ़ा है, उनके सिद्धांत पढ़े हैं, उनको उसको समझा है, और उसके बाद हमने अपने ढंग से यहाँ, जैसे मैंने जो कॉकेशियन चौक सर्कल नाटक किया, उसमें हमारा कोरस जो था, वो हमने उसको कोरस को कथावाचक बनाया, और वो उसकी धुनें जो है वो राधेश्याम रामायण की तर्ज पे जो उनका अनुवाद किए, उसकी धुनें उस ढंग से रखी। तो अपने ढंग से हम क्रिएट करते हैं, प्रभाव कहीं के भी हो, नकलची तो नहीं होना,
लेकिन कहीं के प्रभावों से बच भी नहीं सकते आप। बच भी नहीं सकते और उसकी जरूरत भी नहीं है। खिड़कियां तो बिल्कुल खोली खोलिए, रहती हैं। बहुत अच्छी बात है। दीपक भाई, हम आप तक आते हैं। आप बड़े कंटेम्प्रेरी और आपका, अगर मैं देखा जाऊं, मैं एज वाइज नहीं जा रहा हूं, पर आपका जो ताल्लुक है, आपका जो कनेक्ट है यूथ से बहुत ज़्यादा है। मैंने देखा है कि आपके जो फेस्टिवल्स आपने शुरू किए, यहाँ पर यूथ काफ़ी आता है। तो लखनवी, अब अगर आप सड़क पे चलेंगे तो फिर इसको प्रश्न की तरह लीजिएगा, मेरी ओपिनियन नहीं है ये, मैंने जो सुना है लोगों को उस तरह कि सड़क पे चलेंगे तो आपको लखनऊ थोड़ा सा डेविएट होता दिखेगा। खाने में भी अब तो वो लोग मुगलई खाने को लखनवी बना के खिला देते हैं, है ना, जबकि एकदम फर्क है मुगलई खाना और लखनऊ खाना। तो जब इस तरह की आप समझ लीजिए कि थोड़ा सा डिटोरेशन कह लीजिए इसको, या थोड़ा डेविएशन कह लीजिए, इस तरह की चीज़ें आती हैं, तो आप किस हद तक यूथ को यू वांट देम टू स्टे विथ जो प्रॉपर लखनऊ का फॉर्म है, आप उसको किस तरह चाहते हैं कि वो जुड़ा रहे उनके साथ? देखिए, किसी भी जगह, दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी चीज़ प्रॉपर रुकी हुई हो ही नहीं सकती। कल्चर शब्द का ही मतलब होता है, कल्चर बनी कब है, आप किसे कल्चर कहते हैं? आप हिस्ट्री 1000 साल 1500 साल चले जाइए, किस टाइम पीरियड की चीज़ को आप कल्चर कहेंगे? तो वो एक बहती हुई नदी है जिसमें बहुत सी धाराएं मिलेंगी, और जो भी उसे रोकने की कोशिश करेगा, जो उस पानी को सड़ा देना चाहता है, वो कल्चर के खिलाफ खड़ा है, चाहे जितनी कल्चर की बात करें। भाषाएं आपस में मिलेंगी, नई भाषा बनेगी, उर्दू, हिंदी, अवधी सब ऐसे ही बनते हैं। पाली कहाँ जाएगी, संस्कृत कहाँ जाएगी, दूसरी कहाँ से आएगी? ठीक है, आप हिस्टोरिकल स्टडी के लिए, अपने प्यार के लिए या चीज़ों को बचाए रखने की कोशिश करिए, वो ज़रूरी है, लेकिन उसे बांधने की कोशिश ना करें। दूसरी बात, हमारा जितना भी आर्ट और कल्चर है, ये अपने आप में कोई ऑटोनमस चीज़ नहीं है, ये बाई प्रोडक्ट है। ये बहुत रूखी जबान में कह रहा हूँ, ये बाई प्रोडक्ट है। हमारी पूरी दुनिया की इकोनॉमी कैसे हैंडल हो रही है, इकोनॉमी किसके हाथ में है, उससे तय होता है कि हमारी आर्ट और कल्चर क्या होने जा रही है। तो उसको अलग करें, मतलब बाजार अलग चल रहा है, सत्ता अलग चल रही है, राजनीतिक सत्ताएं अलग चल रही है, और हमारी आर्ट और कल्चर अगर बचेगी तो ये बिल्कुल एक मतलब सिर्फ ख्वाब है, ख्याल है, ये हो ही नहीं सकता। तो जैसे जैसे सत्ताएं बदलती हैं, जैसे जैसे हमारे जो टूल्स हैं आर्थिक साम्राज्य पे कब्जे लोगों के बदलते हैं, वैसे वैसे आपकी आर्ट कल्चर बदलेगी। और उससे मुकाबला अब इसमें है कि सही क्या है, गलत क्या है, ये जंग है। उस जंग में हम लोग, हमारे जैसे लोगों का ये ख्याल है बिल्कुल साफ कि आर्ट और कल्चर, देखिए आर्ट और कल्चर जब जिसे हम कहते हैं, वैसे तो आर्ट की डेफिनेशन क्या है अभी हम आपसे पूछें, या कल्चर की, तो थोड़ा मुश्किल सवाल है कि किसे हम आर्ट कहेंगे। हर कम्युनिकेशन आर्ट है कि नहीं, और क्यों नहीं हो सकता, ये बहस का मुद्दा है। लेकिन अगर आर्ट और कल्चर जो मोटे डांस, कपड़े, खाना, गाना, पेंटिंग की स्टाइल, पोएट्री, अगर हम इसे आर्ट और कल्चर के रूप में देखते हैं, मोटे रूप में, तो इस आर्ट और कल्चर के मार्फत हम ये देखते हैं कि जो इससे जुड़ा होता है मोटे तौर पे, वो एक बेहतर इंसान होता है, वो लोगों से कनेक्ट करता है, वो वायलेंस के थोड़ा खिलाफ होता है, वो जबरदस्ती के खिलाफ होता है। ये मानते हैं कि वो एक बेहतर मनुष्य बनाती है। जैसे बच्चन की एक लाइन थी कविता की कि कविता से रोटी नहीं पाओगे, कविता से रोटी नहीं पाओगे, पर कविता पढ़ोगे तो सलीके से खाओगे। तो ये जो कल्चर है, आर्ट और कल्चर का ये रोल होता है, और ये हमें ये भी सिखाता है, हर आर्टिस्ट से या हर लेखक से या हर पेंटर से या हर सिंगर से ये हम उम्मीद करते हैं कि वो मनुष्यता के पक्ष में खड़ा हो जी। और ऐसे में हम तय करते हैं कि कौन सी कला जन के मनुष्यों के साथ है और कौन सी उसके खिलाफ है। इससे हम तय करते हैं कि वो बदलाव सही है या गलत। युवा उस तरफ अगर जा रहे हैं तो हम उसे अपसंस्कृति भी कर सकते हैं, हम उसे कल्चर से डिबेट होना भी कर सकते हैं। बाकी जो आपका एक सवाल है कि लखनऊ, तो मैंने कहा ना कि लखनऊ जैसी चीज आपके रामलीलाएं बदल चुकी हैं, आप अपने कपड़े तलाशिए कहाँ जा चुके हैं, आपके खेल बदल चुके हैं जो पहले होते थे। अब आप कह रहे हैं कि उसी पे अगर रुक जाएं, एक समय में वो मॉडर्न हुआ करते थे, अब कोई पूछता नहीं है। खतरा ये आया है कि हमारे यहाँ डाइवर्सिटी थी, लखनऊ कोई अलग नहीं है,
इलाहाबाद के लोगों को इलाहाबाद की गलियां, इलाहाबाद की चाय, इलाहाबाद के कपड़े, बनारस के लोगों को बनारसीपन, बनारसी चीजें, बनारसी वो। तो हर जगह की एक स्थानीयता होती है, उसके लोकल अपना डायलेक्ट होता है, उसके हिसाब से वो प्यार होता है। ये श्रेष्ठता तब साबित करता है कि हमारा ज्यादा बेहतर है, उनका गढ़, अरे तुम लोग क्या हो, हम हैं। ये अपने आप में एक श्रेष्ठता ग्रंथि हो, ये बड़ी खतरनाक है। दूसरी, एक तो इससे जूझना जरूरी है कि लखनऊ की जबान लखनऊ वालों को कॉमन लगेगी, दूसरों को अच्छी लगेगी, हमको भोजपुर वालों की अच्छी लगेगी, हमको बनारसीपन अच्छा लगेगा, है ना। ये तो आप डिफरेंट चीज है। तो ये डाइवर्सिटी खत्म कौन कर रहा है? आप यहाँ चले जाइए, इलाहाबाद चले जाइए, बनारस चले जाइए, कोलकाता चले जाइए, एक ही जैसी बिल्डिंग बन रही है, एक ही जैसे कपड़े आप पहन रहे हैं, एक ही जैसे जबान आ रही है, एक ही, ये जो हो रहा है डाइवर्सिटी खत्म हो रही है। ये खतरा है, क्योंकि मार्केट को प्रॉफिट चाहिए तो उसको प्रोडक्शन ऐसा करना, उसको वो कल्चर लाना है। अब वो भी एक कल्चर है और उससे लड़ना भी एक कल्चरल मूवमेंट का हिस्सा है। तो ये एक चीज थी। दूसरी चीज मैं एक बात और जोड़ देता हूं, जैसे कंटेंट, प्रोपेगेंडा और मार्केटिंग, ये तीनों मिलके इमेजेस बनाते हैं, और आर्ट और कल्चर में इमेजेस का बड़ा रोल होता है। जैसे हमारे साथी आप चंद्रशेखर भाई ने एग्जाम्पल से शुरू किया, उस तरह के 1000 एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, लेकिन उन्होंने लालू यादव और रजत शर्मा वाला जो एग्जाम्पल दिया, उससे एक बात एस्टेब्लिश अंदर ही अंदर हो रही थी कि लालू यादव चारों घोटाला किया उसने, लालू यादव बेईमान है, रजत शर्मा एक ईमानदार पत्रकार है, बहुत अच्छा पत्रकार है, वो जेन्युइन सवाल पूछ रहा था। ये चुपचाप, कंटेंट कहीं और था। ये बात हम दूसरे पॉलिटिकल लोगों के साथ भी कह सकते हैं कि जो हेलीकॉप्टर से उतार देते हैं लोगों को या पानी मांगने लगते हैं। तो इमेजेस और आर्ट और कल्चर वो होती है जो इमेजेस को पकड़ना जानती है, और ये एक पॉलिटिकल टूल है। आर्ट और कल्चर पॉलिटिक्स से अलग हो ही नहीं सकता। तो ये सब चीजें थोड़ी गुथी हुई हैं, ऊपर ऊपर हम लोग बोल देते हैं, चाहे आप इनको हुसैनी ब्राह्मण का मानना हो, चाहे ब्रेस्ट के नाटकों का किस्सा हो, चाहे अस्करी जो जवान कर रहे थे, हर चीज के भीतर अगर हम सुपरफिशियल देखेंगे तो वो सिर्फ एंटरटेनमेंट है। चलिए, और मुझे आर्ट और लगता था कल्चर कि एंटरटेनमेंट नहीं है। मुझे लगता है एक थोड़ा ह्यूमर अप्रिशिएट करना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, अरे अन्यथा ना लीजिए, Okay. मैं ह्यूमर ही कह रहा हूं। लेकिन मैं एक लोगों को, ऑडियंस को अपनी बात कह देना चाहता हूं। लखनऊ जहां तक बात है, एग्जाम्पल के साथ बताता हूं कि मैं एक इंटरनेशनल कैंपेन देखता था, मैं जेंडर उस पर काम करता था उस समय। काठमांडू में एक कॉन्फ्रेंस हुई, काठमांडू के अंदर हम लोगों को यहाँ से ये हुआ कि मेरे ऊपर जिम्मेदारी थी, तो यहाँ से कथक परफॉर्मेंस जाएंगे। तो हमने यहाँ के नॉर्मल, बिल्कुल वो बच्चे किसी कॉलेज का डांस स्कूल के थे, उनसे कहा तुम लोग एक डांस परफॉर्म तैयार करो और यहाँ से फ्लाइट लेके तुम लोग आ जाना, और ये सब बिल्कुल नॉर्मल लोग, एक्सपर्ट नहीं। मैं जब वहाँ पहुँचा हूँ, वो लोगों को अगले दिन की फ्लाइट से आना था, मतलब मुझसे बाद में, तो वहाँ पर पूरी भीड़ थी काठमांडू में, और हमारी दोस्त है वो भी पाकिस्तान की शीमा किरमानी, शीमा का कथक का डांस का शो चल रहा था, और लोग मतलब लाइट्स थी, और शीमा ने, अब पाकिस्तान का माहौल थोड़ा दूसरा है, वहां पे कथक को सरवाइव करना, वहां पे कथक के परफॉर्म करना शीमा कर रही थी, लोग अप्रिशिएट कर रहे थे, तालियां बजा रहे थे, और बड़ा मतलब अच्छा लग रहा था। तब तक हमारी टीम पहुंच गई बच्चों की, और उनका कि उन्होंने देखा तो उनका भैया हम भी करें जरा सा। तो शाम की इवनिंग चल रही थी ऐसी, तो हमने कहा हाँ कर लो। अच्छा, जैसे ही उन लोगों ने शुरू किया, हॉल में सीटियां और तालियां, उन्होंने कथक देखा नहीं था, और मुझे शर्मिंदगी हुई, पर शीमा और मेरी दोस्त, उन लोगों का चेहरा बुझ गया। उन्होंने कहा हम पाकिस्तान से इसके लिए मेन आर्टिस्ट हम तैयार करके आए, ये बच्चे आए हुए लखनऊ के, उन्होंने धज्जियां उड़ा दी। इसी बात पर लखनऊ की हम तो लोग तालियां बजा लेते हैं। तो अलग अलग होता ही रहता है। हाँ बिल्कुल। ये लखनवी की बात जो थी, हमको लगता है जब भी लखनवी की बात होती है तो हम वही 150 साल पहले वाजदली शाह के ज़माने में कथक, इंदर सभा और यहाँ पर फंस कर रह जाते हैं। क्या लखनवी सिर्फ वही है जो 150 साल पहले हुआ? प्रश्न सर मेरा इसी पर था कि मैं आने वाला कि हमारी जो हमारा आर्ट फॉर्म है, क्या वो केवल 150 साल पुराना है? और ये प्रश्न मैं चाह रहा था कि सुनीता जी इस पर कुछ प्रकाश डालें। कि आपने पूछ लिया मेरी तरफ से, अच्छी बात है कि क्या लखनवी आर्ट फॉर्म, बात कंप्लीट करें? जी जी, मतलब लखनवी 50 साल से मैं थिएटर कर रहा हूँ लखनऊ शहर में।
भारतेंदु नाट्य एकेडमी को खुले हुए 50 साल हो रहे हैं और लखनऊ में आफ्टर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा किसी भी सरकार का ये पहला इंस्टीट्यूट था जहां मॉडर्न थिएटर डेवलप हुआ। एक ज़माने में जिस तरीके से भगवती बाबू, यशपाल जी और अमृतलाल नागर जी, इन लोगों ने जिस तरह के नाटक किए और जिस तरह के, चाहे उसमें चाहे क्या मतलब वेस्टर्न प्रभाव था ही, एक वेस्टर्न फॉर्म्स रियलिज्म हमारे यहाँ आ रहा था और वो आपके साथ लोग उसको करते चले जा रहे थे। क्या उसको हम लखनवी नहीं कहेंगे? वह मेरे ख्याल से जितना जो मैंने पहले कहा था कि चीज़ें टूटती हैं, तो जिस तरीके से वहाँ से लेके आगे हम बढ़े हैं, आज लखनवी क्या है इसको हमको, आज के लखनऊ को भी हमको परिभाषित करने की ज़रूरत है। और बस एक बात और है कि हम जब उस ज़माने की बात करते हैं तो उस ज़माने में हमारा नवाब बादशाह वो कलाओं का प्रेमी था। जब तक सत्ता की तरफ से ये इस महत्व को नहीं समझा जाएगा कि कला का क्या महत्व है। जवाहरलाल नेहरू इब्राहिम अलकाजी को खुद बात करके नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का डायरेक्टर बनाया था, कलाकारों की डिमांड नहीं थी। जितनी एकेडमीज खुली वो नेहरू और मौलाना आज़ाद और इनका जो कंसेप्शन था उससे जो है संगीत नाटक एकेडमी, ललित कला एकेडमी, साहित्य एकेडमी, ये सारी जो एकेडमीज खुली नेशनल, फिर बाद में स्टेट लेवल पे, वो इसलिए खुल पाई कि हमारे नेताओं की को मालूम था कि कलाओं का क्या महत्व और समाज में हम कितना भी रोते रहे कि समाज में, जो अभी दीपक ने कहा गया इकोनॉमिक्स से चलता है राजनीति, हमारे राजनीतियों को जिनको ये पता है कि कला संस्कृति का पूरे समाज पे वैल्यू सिस्टम के ऊपर, उनकी सोच के ऊपर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, वो अपने ढंग से हम समझ रहे हैं सिर्फ उनके भाषणों से काम हो जाता है, ऐसा नहीं है। वो जिस ढंग से कला और संस्कृति को कर रहे हैं और हमारे लिए वो दोयम दर्जे की हो गई है। किसी की भी बात कर रहे हैं, अपने भारतीय नाट्य अकेडमी की बात में एक ज़माने में अमृतलाल नागर उसके अध्यक्ष हुआ करते थे और बाद में क्या हुआ, एक पार्टी के ट्रेजरर वो भारतीय नाट्य अकेडमी जहां नाटक का नेशनल स्तर का प्रशिक्षण दिया था उसके अध्यक्ष हो गए। तो अब सब चीज़ों में कैसे वहाँ पर वो एकेडमीज कैसे चल रही हैं, कैसे टीचर्स आ रहे हैं, कैसे स्टूडेंट्स आ रहे हैं, वहाँ क्या पढ़ाया जा रहा है, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज को इससे मतलब नहीं है। कलाकारों की समस्याओं के तौर पे इनको न देखा जाए, बल्कि देखा जाए हमारे देश से एक बहुत बड़ी चीज़ छिन रही है, वो है हमारी कलाओं का प्रभाव ऑडियंस के ऊपर, और उससे वैल्यू सिस्टम जो आज तक बना है, चाहे वो फिल्म हो, चाहे हमारे उस जमाने के नाटक हों, चाहे हबीब साहब के नाटक हों, चाहे अलकाजी साहब ने जो काम किया या कारण जी ने जो काम किया, उन नाटकों और उन संगीत और उस गीतों और उन फिल्मों के माध्यम से हमारा वैल्यू सिस्टम बना है। और आज भी वैल्यू सिस्टम अगर बनेगा तो इन्हीं के माध्यम से बनेगा, वरना लोगों के भाषणों से नहीं बनेगा। जी जी, एकदम सही बात कही। तो सुनीता जी, जो प्रश्न सर ने उठाया कि क्या हमारा लखनऊ का आर्ट फॉर्म्स मात्र 150 साल पुराना है, क्योंकि उसकी एक रेनेसा कह सकते हैं कि उस वक्त फिर, या फिर उसको जैसा दीपक भाई ने कहा कि इमेज ऐसी बना दी गई। मैं तो डरा था सर, आप भी नेहरू जी पे बोल रहे कहीं इमेज आप ना बना दे कोई। तो दीपक भाई ने आपको नहीं ठोका, अच्छी बात है। तो सुनीता जी, मेरा प्रश्न ये है कि 150 साल से पूरा पीछे का लखनऊ के आर्ट फॉर्म्स का इतिहास क्या है? देखिए 150 साल, उस समय तो मैं पैदा भी नहीं हुई थी। आप इस वक्त की बात किए, जो मेरे दौर की बात है, मेरा 52 साला सफ़र है और संगीत का। और आपने जो अभी लिया कि अवध के बादशाह नवाब वाजिद अली शाह कितने बड़े जाने आलम का उनका लक़ब था। अभी वंदना जी से बातचीत हो रही थी, हमारी बैठी रमेश भाई और भी सब लोग बैठे हैं, तो वो जहाँ सुधांशु भाई बैठे हैं, तो वो और ये बात हो रही थी कि ये जो उर्दू अदब है, ये ब्रज भाषा की खड़ी बोली से निकली है उर्दू, और इसका कितना बृहद गया है इसका रेंज, कि ऐसे ऐसे शायरे अहले बैत हुए हैं और हिंदुओं में हुए हैं। रसखान को कौन भूल सकता है, कृष्ण की कैसी भक्ति की है, आहा। और इसमें जो सूफियाना जो एक रंग है, तो हम उन्हीं की वाजिद अली शाह के समय की बात करेंगे कि उसमें उनके थे एक चौलखी नवाब जो मिर्ज़ा वाला कदर पिया के नाम से मशहूर थे।
लखनवी शैली का जो ठुमरी दादरे का जो अंदाज है वो उन्होंने ने निकाला। उसमें शर्त क्या होती है, सब्जेक्ट टू द कंडीशन क्या होता है कि उर्दू अदब का जैसे ठुमरी के बोल हों, जैसे अगर कृष्ण भगवान के बोल हैं तो उसमें उसी अंदाज के उर्दू अदब की शायरी का इस्तेमाल होगा, तब वो लखनवी अंदाज मुकम्मल होगा। और अभी सुधांशु भाई ने इतना हम धन्यवाद लेते हैं। और आपने क्या कहना, आपने शेक्सपियर और गालिब को लिया है, तो अब तो हम आपके नाम के आगे, जैसे लोग हमें हुसैनी हुसैनी ब्राह्मण कहते हैं, गर्व है मुझे, मैं हुसैन की चाहने वाली हूँ, हर धर्म का आदर करती हूँ और सबको धर्म का आदर सबका करना चाहिए। अब हम आपको सुधांशु मनी खान साहब बुलाएंगे। हाँ भाई, क्या कहना। और तो अब सुनिए एक शेर से, जब तक हमारा मूड सुरूर में नहीं आता है तब तक एक शेर ना कह दो, एक शेर ना कह पाए, मैं मेरा मूड नहीं, मुझे बीच में टोकिएगा नहीं, आप बोलिए। सुनिए, हाँ सुनिए, सबको बोलने का मौका दिया है, ज़्यादा ज़्यादा तो हमें भी दीजिए। देखिए बोल है वो, एक मतला है कि मेरे जुनून परस्तिश से तंग आ गए लोग, मेरे जुनून परस्तिश से तंग आ गए लोग, सुना है बंद किए जा रहे हैं बुतखाने। वाह, खुदा ना करे, ऐसी जुर्रत तो करके देखो। खुदा ना करे। और मत बुरा उसको कहो, मत बुरा उसको कहो, गर्चे वो अच्छा भी नहीं। वाह, वाह, मत बुरा उसको कहो, गर्चे वो अच्छा भी नहीं, और वो ना होता तो गजल मैं कहता भी नहीं। वो ना वाह, वाह, होता, अरे क्लैपिंग तो कर दीजिए, ऐसे ना बैठिए। वो मैं ना होता। अब एक लखनवी शैली का जो मैंने अपने गुरुओं की थापी लियो, बेगम अख्तर साहिबा पटियाला घराने के उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब, उस्ताद बरकत अली खान साहब, गोविंदा एक्टर की माँ निर्मला अरुण, सजनवा सावन, बीता जाए, सबने सुना होगा। और आप इसको सुनिए। और इसमें ठुमरी, ठुम माने ठुमकना और री माने सखी को संबोधित किया है, ए री सखी। तो इसमें ऑर्नामेंट्स हैं। अब मर्द तो टिकली, बिंदी और झुमका और गहना पहनेगा नहीं, तो ठुमरी को औरत की संज्ञा दी है, इठलाती हुई। अब ऑर्नामेंट्स क्या है, श्रुति, कर्ण, गिटकरी, जमजमा, खटका, मुर्की, ये इसके लिबास हैं, उसका सजावट है, मुज़य्यन। जब तक ना वो हो तो ठुमरी और दादरा कहलाता नहीं है। सुनिए, दो बंद है। भैया इजाजत है, आज्ञा है। वाह, गज़ब की बजती गज़ब की बजती वाह, गज़ब की बजती है बसुरिया कृष्ण कन्हैया के। बसुरिया का ट्रोडक्शन देखिएगा, गज़ब की बजती है बसुरिया, गज़ब की बजती बसुरिया कृष्ण कन्हैया की। करूं तारीफ मुरली की, मुरलीधर कन्हैया की है।
जादू डरा हूँ बसुरिया बजाएंगे कैसा जादू डरा है राम अरे कैसा जादू डरा डरा कैसा जादू डरा डरा हो कैसा जादू डरा कैसा जादू डरा एक कैसा जादू डरा है हमें तो इश्क से मतलब किसी की बात करें अरे खुदा का जिक्र करें या उस बांसुरी वाले की बात करें ओ मोरे कृष्ण कन्हैया मोरे बाके बिहारी ओ मोरे बाके बिहारी ओ मोरे बाके बिहारी ओ मोरे बाके बिहारी। और एक अपनी गुरु माँ बेगम अख्तर साहिबा का मैंने ये मेहरून निसा फिल्म में जो फर्रुख जाफर हैं उनकी ये मेहरून निसा में मैंने ये दादरा गाया है और संदीप जो उनके डायरेक्टर थे मैं सलाम करती हूँ। मैंने कहा आजकल के दौर में आप ये डिमांड कर रहे हैं और मेहरू जाफर की जो वालिदा थी उसकी देखिएगा न्यूरे वंदना जी की खास पसंद है न्यूरे बुखारे अंकनवा हो गोदिया न्यूरे बुखारे अंकनवा हो गोदिया न्यूरे बुहारे न्यूरे बुहारे अंगनुआ गोदिया एरी गोदिया न्यूरे अंगनुआ बुहारे न्यूरे बुहारे गो बुहारे अंगनुआ गोदिया न्यूरे। एक बाद में एक तानरस खां के घराने का एक ख्याल है उसमें डमक व्हाट इज द कॉन्नोटेशन ऑफ ओम बड़ा बृहद ये चैप्टर है डमरू का देखिएगा जरा सा सभी राग से वाकिफ होंगे आप लोग डमका डमका डम रो बजे डमका डमका डम रो बजे डमका गौरी संग पार्वती गौरी संग भोरे नंदी पर रज डमक डमक डम डम रो बाजे औरतें गमक नहीं कहती हैं गमक मुश्किल चीज है
दा ने रे ना सा दा 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 ने ने दा 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 गा 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 सा गा 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 मा 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 दा 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 ने 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 दा ने 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 सा सा दा दा ने 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 दा 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 मा 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 गा 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 सा दा रे दा सा नि सा दा नि दा सा नि सा दा नि दा सा नि सा दा नि दा रे दा नि दा ने दा रे दा सा नि सा दा नि दा सा नि सा ने दा रे ने दा गा गा सा गा गा मा मा गा मा गा मा दा मा गा दा मा गा दा मा गा मा गा मा गा मा गा मा गा सा मा मा गा मा गा सा मा मा गा मा गा सा सा गा मा दा गा मा गा सा सा गा मा दा गा मा गा सा दा मा दा गा दा मा दा गा दा मा दा गा गा मा गा सा गा मा दा मा गा मा गा सा गा मा दा मा गा मा गा सा धा 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 नो 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 दा गा 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 धा 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 गा 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 मा 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 दा 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 मा 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 गा 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 सा गा मा दा नि सा नि सा नि दा नि दा मा गा मा दा नि दा मा गा मा दा मा गा मा गा सा गा मा मा गा मा मा गा मा गा मा मा गा मा मा गा गा मा दा मा दा मा दा मा दा मा दा मा गा मा दा मा गा मा दा मा गा मा दा मा दा गा दा मा दा गा मा गा सा नि सा धा 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 नो 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 सा दा मा गा दा मा गा डम डम रो बड़े बहुत शुक्रिया। बहुत 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 बढ़िया। एक बार में आपने लखनऊ के कितने फॉर्म्स दिखा दिए। बहुत बहुत मैंने इसलिए कि शायद नंबर जी। मिले ना मिले इसलिए सुना दे। अंत में बस एक शेर सुधांशु भाई सुनिएगा और वंदना दीदी सुनिएगा, एक आप भी सुनिएगा। यही सुनाने का भैया मौका मिलता है, जितना पेट भर ले उतना अच्छा है। तो सुनिएगा कि महंगी शराब हो गई बंदे ने छोड़ दी, महंगी शराब हो गई बंदे ने छोड़ दी, महंगी शराब हो गई बंदे ने छोड़ दी, काफिर को मुफलिसी ने मुसलमान बना दिया। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। वो बंदा भैया उससे हमारी शर्त हो गई थी कि कहा था नाम कि नहीं नाम बताएंगे। ना बताना। जी, जी। कहीं आप तो नहीं? नहीं नहीं, आप नाम ना ही बताइए वरना दीपक भाई फिर इमेज बनाने लग जाएंगे। जी, तो असगरी भाई हम आपकी तरफ आते हैं। आपका काम शायरी पे भी है और आप शायरी भी करते हैं। शायरी नहीं करते। आप नहीं करते, आप दूसरों की शायरी करते हैं। जी जी, शायरी नहीं करते। चलिए, आप बचे हुए हैं इस रोग से, बहुत अच्छी बात है। पर शायरी की समझ है आपको? आपको मैंने कम से कम गजलें गाते हुए सुना है। एक सवाल यूं ही जहन में आया कि क्या आज की जो शायरी है, शुड इट बी सीन एज परफॉर्मिंग आर्ट? हाँ, मतलब जिस तरह से अगर आप देखें भाई प्लेटफॉर्म्स, अगर आप जो देखें जिस तरह के प्लेटफॉर्म्स क्रिएट हुए हैं, जैसे रेख्ता है एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जो उर्दू शायरी को एक तरह का जगह दी, एक तरह की जगह दी है उसने जी। और वहाँ से बड़े नाम, बहुत से ऐसे नाम हैं, मतलब मैं नाम किसी के नहीं, मतलब तमाम लोग हैं, तमाम यंग शायर हैं जो शायरी कर रहे हैं और बिल्कुल परफॉर्मिंग आर्ट्स की तरह से शायरी हो रही है। मतलब वो इतना ज़्यादा मतलब और अगर आप देखें लास्ट के कुछ सालों में उस तरह के शायर जो परफॉर्म करते थे बाकायदा, उनको दिखाया। जॉन एलिया मसलन, जॉन एलिया को कभी मैंने मतलब when I was growing up, मुझे किसी ने नाम उनका नहीं लिया, लेकिन पिछले 10-12 सालों में जी जी, जॉन एलिया दीवाने हैं उनके, दीवाने हैं जो, बिकॉज वो परफॉर्म करता है। वो शायरी तो जो कर रहा है वो कर ही रहा है। जॉन एलिया अच्छा शायर है, कोई शक नहीं है इसमें, लेकिन जो परफॉर्मेंस कर रहा है अच्छी शायरी को कॉम्प्लीमेंट करती है बिल्कुल परफॉर्मेंस कॉम्प्लीमेंट। अच्छा तरन्नुम, अच्छा लहजा, अच्छे हाव भाव, वो तो मतलब पूरा। आप खुमार साहब को ले लीजिए आप मसलन, मतलब एक तरन्नुम सीधी सी तरन्नुम थी, ना 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 बुरी चल रही है, दिए तो दिए दिल बुझे जा रहे। क्या बात है, ये सिंपल सी तरन्नुम थी, लेकिन इतना परफॉर्मेटिव था कि आप सुनते जहन में बसी हुई, इतने घंटों साल सुनते बाद रहे, भी सिर्फ लोग- इसलिए सुनते रहे कि उस तरन्नुम को सुनते रहे। शायरी भी अच्छी है लेकिन तरन्नुम की बात है। तो ये एक चीज, ये लखनऊ में बड़ा ये लखनऊ ने किया है आर्ट फॉर्म्स के, ये शायरी के साथ उनको परफॉर्मिंग आर्ट और बना। मैं अभी जो डिस्कशन थोड़ा सा जो हो रहा था उसमें मैं एक बात कहना चाहूँगा कि रिलेटिव तो है कि भाई वो तहजीब ये तहजीब, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिन पे फख्र है। नहीं, मैं कुछ I'm on the चीज़ें same हैं page, जिन पे फख्र बिल्कुल, है, होना चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी हैं। मतलब मुझे ये कहते थे कि बाकी के तमाम शायर जो फैज साहब बड़े शायर थे, फैज साहब है ना, लेकिन फैज साहब जिस लहजे से पढ़ते थे शायरी को, आप सुने तो सो जाएं थोड़ी देर, अगर जिस लहजे से पढ़ा करते थे। वहीं जोश मलियाबाज शायर उतना बड़ा नहीं है, फैज के बड़ा जितना शायर नहीं, लेकिन जिस लहजे से वो पढ़ता है कि
मैं हुसैन इब्ने अली बोल रहा हूँ, पूरा परफॉर्म करता था। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप कहेंगे कि आपका बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। अंदाज़े बयां जो है वो लखनऊ है। इसी से एक बात और निकलती है, ये मेरी अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन भी हो सकती है, पर मैं चाहता कि आप सभी लोग के लिए ओपन है ये सवाल। अभी एक ब्रिटिश स्कॉलर हैं, शी इज़ अ हिस्टोरियन, रोज लेविन जॉन जोन्स शायद नाम है उनका, मैं इफ आई एम गेटिंग द नेम राइट जी। तो वो आई हुई थी लखनऊ, हमने उन्हें कॉलेज में बुलाया और वो बहुत सॉफ्टली बोल रही थी मंच से। तो थोड़ी देर मणि साहब भी थे वहाँ पर, तो थोड़ी देर बाद लोगों के मोबाइल निकल आए और लोग आपस में बातचीत करने लगे, यानी डिस्कनेक्ट हो गया ऑडियंस के साथ, जबकि उनका कंटेंट बहुत रिच था। तो मैंने उनसे, जब प्रोग्राम खत्म हो गया तो उन्होंने मुझसे कहा कि फीडबैक कैसा, तो मैंने कहा मैम सब कुछ ठीक था, जस्ट दैट आप बहुत सॉफ्टली बोल रही थी। तो उन्होंने कहा कि हम वहाँ तो ऐसे ही बोलते हैं। फिर अभी कुमकुम धर जी से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये जो हम लोग परफॉर्मेंस करते हैं वो परफॉर्मेंस हमें लाउड करनी पड़ रही है, हमारे कपड़े लाउड हो गए हैं, हमारी म्यूजिक लाउड हो गई है, हमें चक्कर कराने पड़ते हैं कथक डांसिंग में। ऐसा क्यों करना पड़ा है कि ओनस इज नाउ ऑन द परफॉर्मर। सुनने वाला तैयार नहीं है आपको सुनने के लिए जब तक आप उसका अटेंशन खींच नहीं लेंगे अपनी तरफ। तो मैं चाहूंगा कि इस पे आपका व्यू क्या है? आई थिंक इट इज देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ आर्टिस्ट, अलग अलग तरह के आर्टिस्ट हैं ना। कुछ आर्टिस्ट ऐसे हैं जो गैलरी के लिए ही परफॉर्म करते हैं ना, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से कि वो थ्रू आर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वो गैलरी के लिए परफॉर्म करते हैं, जो कुछ ऑडियंस चाहती है वो सब वो करेंगे स्टेज के ऊपर। और कुछ आर्टिस्ट ऐसे हैं जो जिनको, जैसे अब उस्ताद आमिर खान साहब के बारे में कहते हैं कि भाई आंख बंद कर लेते थे गाना गाते वक्त, और कौन सुन रहा है क्या हो रहा है उनको पता ही नहीं, पता 15-15 मिनट 20 मिनट तक आंख बंद कर और गाना गा रहे हैं। तो कुछ आर्टिस्ट ऐसे हैं जिन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो बस उनको आर्ट बनाने से मतलब है अपने। तो दो अलग अलग कैटेगरी ऑफ आर्टिस्ट हैं ये जी। तो लेकिन परफॉर्मिंग, मुझे लगता है कि स्टेज के ऊपर अगर आप चढ़ रहे हैं, चाहे वो आप बातचीत करने को चढ़ रहे हो या आप किसी भी वजह से चढ़ रहे हो, अगर आप उसमें परफॉर्मिंग आर्ट्स की समझ आपको है, थिएटर की समझ आपको है, तो आप अपनी बात को लाइवली तरीके से, अपनी बात को एक अच्छे अंदाजे बयां में रख सकते हैं। बिकॉज तो परफॉर्मिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट आई फील। करेक्ट। तो यही बात, यही सवाल आपसे। कम्युनिकेशन जो है वो पहली शर्त है। जब दो लोग हैं, एक कुछ लोग यहाँ हैं और कुछ लोग वहाँ हैं, तो कम्युनिकेशन तो पहली शर्त वो है। टू वे होना चाहिए। और टू वे होना चाहिए। अच्छा, दूसरे कौन कम्युनिकेट कर रहा है ये भी इम्पोर्टेंट है, और किसको कम्युनिकेट कर रहा है ये भी इम्पोर्टेंट है। जी। तो हमें अपनी ऑडियंस को भी जानना समझना बहुत जरूरी है। सिर्फ हम अपने लिए परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। सच्चित रे साहब ने कहा था कि कुछ बहुत बड़े आर्टिस्ट उन्होंने ऋतिक घटक वगैरह के तरफ इशारा करते हुए था कि ऐसा लगता है कि वो अपने लिए सिनेमा बना, मैं अपने दर्शकों के लिए सिनेमा बनाता हूँ। तो हम जो कुछ भी, अगर चाहे थिएटर में कर रहे हो, चाहे म्यूजिक में कर रहे हो, इवन चाहे हम कोई डिस्कशन कर रहे हो, तो वो हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं, हमारे सामने दर्शक बैठे हैं तो दर्शक के लिए कर रहे हैं। ये हमें जरूर बहुत ख्याल अच्छा। है। जी जी। दीपक भाई, आपका क्या कहना है इस पर? मुझे लगता है कि इसका एक लाइन में कोई जवाब हो नहीं सकता। देखिए, इसमें कला को 2-3 तरीके से है। एक तो टेक्नोलॉजी जैसे जैसे आई है, नहीं, आप एक लाइन में मत दीजिए, आप नहीं, लंबा कीजिए जवाब। मैं बता रहा हूँ, जो विजुअल मीडियम आया, जब लोगों को दिखने का दबाव बना, तो दिखेंगे तो कपड़े भी दिखेंगे, बाल भी दिखेंगे, बहुत सारी चीजें होंगी। तो आप सजेंगे, आप कपड़े पहनेंगे, आप कैसे जूते पहन रहे हैं आपको कैसे देखा जाएगा, आप दाढ़ी बना के जाएंगे। तो ये विजुअल मीडियम के आने की वजह से कई चीजें बदल रही हैं। दूसरा, कला को प्रोडक्ट में जैसे जैसे बदला जाएगा, तो एक ग्राहक, मतलब एक रिसीविंग एंड पे ग्राहक है और आप एक पेमेंट ले रहे हैं, तो वो कनेक्शन पैदा हो रहा है लगातार कि आपको कंज्यूम करनी है। अगर आप कंज्यूम नहीं कर पा रहे हैं तो हमारा खाना बेकार है, हम हलवाई हैं और आपको मिठाई अच्छी नहीं लग रही है, तो हम मसाले डालें या अफीम डाल दें उसमें आगे चल के। तो ये जो रिलेशनशिप आ रही है मार्केट के प्रेशर में कि कंज्यूमर से हमारे सामने श्रोता या रसिक नहीं है, हमारे सामने पाठक नहीं है, हम एक प्रोडक्शन में आ रहे हैं, ये भी एक खतरा है। तीसरा पक्ष इसका है, सब जगह लागू नहीं होता है, पर तीसरा पक्ष जो मुझे लगता है कि सूर्यमोहन जी एग्जाम्पल दे रहे थे, मैं उससे थोड़ा एक और का एग्जाम्पल दे के बताता हूँ कि ये भी नहीं है कि सिर्फ कला के अंदर, जैसे फैज साहब वास्तव में, लेकिन फैज की पोइट्री आज भी
ऊपर है, परफॉर्म नहीं कर पाए लेकिन परफॉर्मर से ऊपर बहुत हैं। तो बलराज साहनी का एक किस्सा है, सब लोग जानते भी होंगे कि बलराज साहनी से पूछा गया, इस डिबेट में कहीं एक और चीज छुप जाती है। अलग जैसे लिटरेचर में तो अज्ञेय को लेकर, निर्मल वर्मा को लेकर ये सब बहस हुई है। तो कला के अंदर खूबसूरती या कला पक्ष या कितना अच्छा उसे बना देना चाहिए, या उसको उसकी जो सामाजिक भूमिका है उसके अंदर विचार कितने होने चाहिए जिससे वो उबड़ खाबड़ भी हो सकती है, नीरस भी हो सकती है। तो ये डिबेट चल रही है कलावादियों के बीच में या बाकी लोगों के बीच में। तो बलराज साहनी से जब पूछा गया तो बलराज साहनी जेएनयू के अंदर उन्होंने बोला भी था, तो बलराज साहनी ने कहा था कि देखो किसी भी नाटक में, किसी भी पोएट्री में, किसी भी आर्ट फॉर्म में 100% कला होनी चाहिए और 100% विचार होना चाहिए। कॉम्प्रोमाइज नहीं है कि 30% ये है, 40% ये है। तो अगर आप कला कर रहे हैं, आप डांस करें, आप गाना गाएं, आप कविता करें, आप नाटक करें, आप सिनेमा बनाएं, वो अपने कलात्मक जो पैमाने हैं उस पर बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, लेकिन उससे विचार शून्य भी नहीं होना चाहिए, उसमें उतने ही विचार होने चाहिए। तो मुझे ये लगता है, और लखनऊ के बारे में, लखनऊ अपने आप में कोई ऐसा नहीं है इतना बड़ा शहर है, गर्व मतलब अपनी चीजों से, जैसे हम अपने माँ बाप से प्यार करते हैं, भले वो बहुत गलतियां करते हैं, फ्यूडल होते हैं, हमारा दमन करते हैं, हम उनसे लड़ते हैं, लेकिन प्यार अपनी चीजों से होता है। तो ऐसे ही प्यार सब लोग अपनी जगह से कर रहे हैं। तो लखनऊ भी और हर जगह की अपनी विशेषताएं हैं। लखनऊ या अवध को कह ले तो हमें जायसी मिला, जायसी का पद्मावत ना होता। आप एक गुजर चुके हैं, प्रोफेसर शिव कुमार मिश्र थे, वो उनका फोन आया, अहमदाबाद में थे, वो आए कि कॉफी हाउस से मिल रहे हैं। तो हम अखिलेश और वीरेन 3-4 लोग पहुंचे। मैं पढ़ चुका था जायसी को, लेकिन ठीक है बेकार एग्जाम में दे दिया होगा। वो शिव कुमार मिश्र बच्चों की तरह उत्साहित थे कि मैं जायसी पे काम कर रहा हूं, और सुनो उससे अद्भुत रोमांटिक कभी हो नहीं सकता, जादू है, पागल बना देगा। हमने ठीक है, उदी मुझे उतना ठीक है होगा। उन्होंने कॉफी हाउस में, इंडियन कॉफी हाउस में एक्सप्लेन करना शुरू किया कि जब वो बोल रहा है ये लेयर, हम मेस्मराइज्ड कि ये क्या है, हमने क्यों नहीं पढ़ा ये। मुझे लग रहा है कि वो गुजर गए तो लेना चाहिए। जायसी ना होता तो ये रामचरितमानस ना होती, और रामचरितमानस आपके पास पोइट्री, मतलब बाकी चीजें छोड़ दीजिए, आपने रिलीजन का उसे बना दिया, इतनी बड़ी ताकत हो गई, उसकी पोइट्रिक वैल्यू इतनी ज्यादा बन गई। तो लखनऊ या अवध ने बहुत कुछ दिया है और उससे प्यार भी है, लेकिन श्रेष्ठता बोध जैसे कोई चीज नहीं है। दोस्ती है, प्यार है, मोहब्बत है। फख्र जरूर है, अपनी चीजों पे फख्र होता है, लेकिन पुरानी चीजों के साथ साथ नई चीजों पे भी फख्र होना चाहिए। हमें इस बात पे भी फख्र होना चाहिए, अगर हमें बेगम अख्तर के ऊपर फख्र है, हमें महाराज बिल्लादीन के ऊपर अगर फख्र है, तो हमें राज बिसारिया के ऊपर भी फख्र है। बिल्कुल, राज बिसारिया भी इसी शहर में भारतीय नाट्य अकेडमी के ऊपर भी फर्क है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम फख्र करने के लिए पुराने समय में जाएं, वहाँ कहीं हम एक ट्रैप में फंस जाते हैं। अगर फख्र करने के लिए हम जब पुरानी चीज़ें ढूंढने लगते हैं, तो वही जो एक बड़ा खतरा है कि सारी समस्याओं का समाधान प्राचीन काल में, ये कंसेप्ट जो बनता चला जा रहा है, चाहे वो ये सब चीज़ें पौराणिक उसमें ढूंढो वही सब समस्या है। हमारे यहाँ तो प्लास्टिक सर्जरी भी थी, और हमारे यहाँ तो ये भी था, हमारे यहाँ तो सारी चीज़ें फख्र करने के लिए पुराने ज़माने में ढूंढने की जरूरत नहीं है। हमेशा ज़माना आगे बढ़ता है, आगे बढ़ रहा है, नए लोग आ रहे हैं, जो नए लोगों पे भी हम फख्र करना। जी बहुत अच्छी बात। तो अब अस्करी भाई आपसे कुछ, अभी आपने एक छोटा सा एक नमूना दिया हमें अपनी गायकी का, तो कुछ अवधि में सुना जाए आपसे। जी। तो ये मैंने जैसे जिक्र किया था कि ज़बान की जो बात है, इम्पॉर्टेंट इट इज़, और क्यों अवधी भाषा में बात की जा रही है। सारे बहुत से शायर हैं, लखनऊ के अंदर बैठ करके शायर जो है वो अवधी में शायरी कर रहा है। तो उसी सिलसिले में एक शायर और है जिसका नाम है शाहनई मता, जो सूफ़ी है। सलोन है एक जगह यहाँ पास में, वहाँ पे उनकी मज़ार है, वो शायर भी है। तो और वहाँ पर एक रस्म होती है, पनहारी की रस्म होती है, जिसमें सर पर गगरियाँ रख के लोग आते हैं, और जो पीर है, जो गद्दे नशीन है, वो सर से गगरी उतारते हैं, यानी पाक की जो गगरिया है उसको उतार के नीचे रखते हैं, और वहाँ पे उस वक़्त कव्वाल बैठ करके ये गाना गाते हैं। लेकिन मैं वो उनका नहीं सुना रहा हूँ कि ये हिस्सा है, एक मिरासन हमारे घर में आती थी,
असीमुन बुआ के नाम से, वो भी इस गाने को गाती थी। क्योंकि आर्ट फॉर्म्स की बात है तो आर्टिस्ट, अलग अलग तरह के आर्टिस्ट भी थे, चाहे वो कव्वाल हों या मिरासी हों या भांड थे या नक्काल थे, ये तमाम आर्टिस्ट इस तहजीब में, सिर्फ लखनऊ में नहीं, पूरी जो तहजीब है और लखनऊ की तहजीब इसमें मौजूद थे। तो उन्हीं की एक चीज़ है जो मैंने जिसका भी जिक्र किया था बीच में, उसी को मैं आपको सुना देता हूँ। भर ले पानी सुघर पनहारी, भर ले पानी सुघर पनहारी, अब ही सवेरा कुआं है अकेला, अब ही सवेरा देखो कुआं है अकेला, फिर नाइए भरन तुरी बारी, भर ले पानी सुघर पनहारी, भर ले पानी, अब ही सवेरा कुआं है अकेला, अब ही सवेरा देखो कुआं है अकेला, फिर नाइए भरन तुरी बारी, भर ले पानी। ओ मेहदी गगरिया उतारो नईम की, 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 तू न उतरिए तो केहू न उतारी, भर ले पानी सुघर पनहारी, भर ले पानी सुघर पनहारी, भर ले पानी, भर ले पानी, भर ले पानी सुघर पनहारी। क्या बात, बहुत 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 शानदार। अलका जी चूंकि मंच पर आके बैठ गई हैं तो एक इशारा तो उन्होंने कर ही दिया है मुझे लगता है, लेकिन मैं चाहूँगा तब भी जो भी हम लोग की थोड़ी बहुत अच्छी बातचीत हुई है, वो अभी नरेश सक्सेना जी ने कहा था मन से, अगर सवाल नहीं है तो संवाद पूरा नहीं होगा। तो हम चाहते हैं कि आपसे जो हम लोगों ने संवाद किया है इन कलाकारों के माध्यम से, और एक हाथ ऑलरेडी ऊपर जा रहा है, तो सर यस आप तक माइक यदि पहुंचा दें। प्रश्न को प्रश्न की तरह रखिएगा, उत्तर की तरह नहीं। जी बिल्कुल। मैं डॉक्टर देवेंद्र प्रताप यादव, डेंटिस्ट हूँ जो है प्रोफेसर से, और मैं यहाँ पे आया हूँ। मैंने आप लोगों की बात भी सुनी और बहुत अच्छा लगा, लेकिन एक दो सवाल जो है मन में आ रहे थे, तो मैं चाहूँगा उसका उत्तर जो मिले कि कला और संस्कृति के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार हम लोग को जो मिलता है वो रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला, फिर मुझे लगता है कि उसके बाद जो है नगण्य है वो उस दिशा में। ऐसा क्यों है जो है, एक प्रश्न ये है। दूसरा प्रश्न ये है कि साहित्य और कला के क्षेत्र में जो बहुजन समाज हमारा है, 90% हम जिसकी बात करते हैं, उसका योगदान नगण्य है। उसके बारे में आप लोग क्रिटिक्स हैं जो है, उसके बारे में आप लोगों का क्या ध्येय है, और क्या उसके ऊपर आप लोगों ने कोई रिसर्च वगैरह किया कि नहीं? और दूसरा, रजत शर्मा और लालू प्रसाद की तो बात मैं नहीं करूंगा जो है, लेकिन मैं वर्मा जी से चाहूंगा कि आपने जो उदाहरण दिया वो एक मंडलवादी नेता का ही क्यों दिया? बाकी और लोग भी तमाम लोग हैं जो कि सही सही उस प्रश्नों के उत्तर नहीं देते, टेढ़े मेढ़े घुमा करके देते हैं। सर पहले मैं बहुत विनम्रता के साथ आपके प्रश्न का उत्तर दे देता हूँ। मुझे जो याद आया वो मैंने बोला पहली बात। तो मैंने इतना सोचा नहीं जितना आप लोग ने सोच लिया। तो मेरी वाणी को मुझे फ्रीडम ऑफ स्पीच अलाउ करें, बस मेरी आपसे यही गुजारिश है जी।
तो सर फ्रीडम ऑफ स्पीच यही क्यों जो है? तो सर ये मेरी इच्छा है ना, मैंने बोला मेरी इच्छा है, चलिए कोई बात मैं नहीं। बहुत विनम्रतापूर्ण कह रहा हूँ। बाकी 2 प्रश्न के उत्तर मैं चाहूंगा। जी, जी। बाकी 2 प्रश्न। बाकी तो कलाकार साथी लोग यहाँ बैठे हैं वो बता देंगे, लेकिन आपका जो दूसरा सवाल था कि बहुजन, आप बहुजन कहें या जो जिसे हम कहते हैं 90% आप कह रहे हैं, या हम इसे अगर थोड़ी वैसी जबान में कहें तो जो वर्किंग क्लास पोइट्री रही है, वर्किंग क्लास डांस परफॉर्मेंस रही है, वर्किंग क्लास का, देखिए श्रम आप कर ही नहीं सकते थे। मेहनत के काम है, खेत में धूप में कैसे करेंगे, बिना संगीत के नहीं कर सकते थे, बिना डांस के नहीं कर सकते थे, बहुत सारी चीजों के बिना ये पॉसिबल नहीं था। जीवन में रस कहाँ से आएगा? और मनुष्य का जीवन सिर्फ मेहनत करने के लिए नहीं है। पॉलिटिकल थ्योरीज भी ये कहती है कि मनुष्य का श्रम लगातार कम होना चाहिए और जीवन के दूसरे रस मिलने चाहिए। अब जो है, चूंकि हमारे यहाँ ये दुर्भाग्य से कि हमारे देश के यहाँ जो वर्किंग क्लास है, हमारे यहाँ सारी आर्ट फ्यूडल क्लास की, हमारे राजा महाराजा जिसपे मोती लुटा रहे हैं वो आर्ट है, हम खारिज नहीं कर रहे हैं। हमारे नवाब जिसको जमीनें दान दे रहे हैं वो आर्ट है, हमारे लोग जिसको जो है दौलतें दे रहे हैं वो आर्ट है। उसके अलावा ये जो फ्यूडलिज्म था, जिस तरह से इंपीरियलिज्म या साम्राज्यवाद तय करता है कि गोरे लोग ही जो सुंदर होंगे, अगर ब्रिटिश कॉलोनी पूरी दुनिया में ना होती तो ये कौन तय करता कि एस्थेटिक्स में गोरा ही सबसे अच्छा होगा। लेकिन जो राज करता है, जो ताकत पे होता है, उसके पैमाने चलते हैं। तो हमारे यहाँ राजतंत्र ने, सामंत ने, जमींदारों ने जिन कलाओं को कहा वो ज्यादा रही, लेकिन हमेशा से इतिहास में प्रतिपक्ष मौजूद रहा है, सत्ता चाहे या ना चाहे। वो एग्जाम्पल आपको अवध के अंदर उन गीतों में मिलता है। वो गीत आपको सुरमोहन जी याद होगा जिसमें कौशल्या से हिरनी निवेदन करती है, जब शिकार में हिरनी को गोश्त पकड़ा होता है उनके बच्चे के लेकर, राम के घर में राम के पैदा होने पे जो दावत हो रही है, तो उस हिरन को काट दिया गया है और उसकी दावत हो रही है। लोकगीत है, अवध का लोकगीत है वो, और यही संगीत नाटक अकेडमी किताबों में छपा है। तो वो उस गीत में जब वो ढपली वो मांग रही है कि जब वो ढपली बजती है उसकी खाल से, तो कहती है कि आवाज सुन के हम लोग रोने लगते हैं, क्योंकि ये जिस ढपली से तुम्हारा बेटा खेलेगा वो हमारे हिरन की खाल की बनी हुई है। तो ये जनता का दर्द है, ये आपको लोकगीतों में मिलेगा। औरतें किचन में तबाह कर दी गई, चूल्हे में, धुएं में, उनके गीत हैं, उनकी पीड़ाएं हैं। जो मजदूर सिर्फ हलवाए बन के रह गए, बिगाड़ करते रहे, उनकी तकलीफें हैं, वो सब मौजूद हैं। लेकिन मार्केट उन चीजों का नहीं है। लखनऊ में अभी यहाँ पर संगीत नाटक अकेडमी में जनजाति महोत्सव चल रहा है, आप चले जाइए, आप एक से एक कलाकार, नगाड़े, वो जंगल की चीजों से बनाए हुए अपने लोगों के लिए, वो अपने खेल कूद की तमाम चीजों से डांस चल रहे हैं वहां पे। धोबिया पछाड़ और ये नाच और वो नाच बीसों है, तो है, लेकिन वो हमारे एस्थेटिक्स में फिट नहीं किया जा रहा है या हो नहीं पा रहा है। हमारे सौंदर्य बोध को, इसलिए मैंने कहा था कि कला पॉलिटिक्स है, हमारे सौंदर्य बोध को कंट्रोल कौन कर रहा है, दीपक भाई ये मसला है, और उसमें आपका जवाब छिपा हुआ है। जी। और जो नोबेल प्राइज वाला प्रश्न था, यदि आप उत्तर देना चाहें तो। कि किन चीजों में नोबेल प्राइज हिंदुस्तान को मिला है, स्पोर्ट्स में हमारा देश कहाँ पर है, ओलंपिक्स में कितने मेडल आते हैं, देखिए तो कला संस्कृति समाज से निकलती है, तो उसमें भी हम बहुत आगे नहीं हो पाए, ये तथ्य। और जहाँ तक बहुजन की बात है, मैं बहुजन के अंदर कलाओं का, चाहे संगीत हो चाहे ड्रामा हो, दो के बारे में तो मैं खास तौर से अनुभव से जानता हूँ। इतना अद्भुत कलाकार है, इतने अद्भुत कलाकार है। मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय और भारतीय नाट्य अकेडमी में जो स्टूडेंट्स की सिलेक्शन कमेटी होती है उसमें रहता हूँ, उसमें एक रिजर्वेशन होता है, लेकिन ऑलरेडी बगैर रिजर्वेशन के वहाँ ज्यादा लोग जो है वो बहुजन समाज से आते हैं। भारतीय नाट्य अकेडमी में ज्यादा संख्या आप देखिए तो ज्यादा संख्या NST में थी। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि सारी सीटें चली जाएंगी क्या। तो इस एक बैलेंस बनाने की कोशिश करनी पड़ती है, इतने अच्छे कलाकार हैं। लेकिन हमारे एक चीज आप, जो मैंने पहले भी इशारा किया था, हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज है उन्होंने कला और संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए क्या किया, और खास तौर से जो बहुजन की पार्टीज हैं
वो उन्होंने कला और संस्कृति को सिर्फ अपने चुनावी प्रचार तक सीमित रखा है कि उनके लिए कला और संस्कृति का मतलब है चुनाव के लिए गाने गा देना। कि सचमुच में कलाकार विकसित हो, सचमुच के बड़े कलाकार बहुजन में से निकल के आए, इसके लिए बहुजन को जो लोग रिप्रेजेंट करते हैं उनको इस दिशा में बहुत काम करना पड़ेगा। क्या जी? नहीं, सभी तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन वहां से अगर वो जैसे जो उनको स्थान नहीं मिल पा रहा है तो उनको ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। बाकी लोग तो उस विचारधारा के लोग तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन जो इस तरह की पार्टी है उनको हाथ ऊपर जा रहा है। उनकी थोड़ा समय की कला कमी है, मैं संस्कृति क्षमा होनी चाहता हूँ कि हम और प्रश्न नहीं ले पाएंगे। अभी हम लोग आपके साथ आएंगे तो आप लोग व्यक्तिगत रूप से प्रश्न पूछ सकते हैं। जी, और मैं एक बीच में कूद रहा हूँ यहाँ पे विजुअल आर्ट्स लेके। भाई साहब, आपने जिन्होंने सवाल पूछा था, ये श्याम सिंह जंगर का नाम सुना आपने? देखिए, उनकी पेंटिंग आज करोड़ों में बिकती है और गोंड आर्टिस्ट हैं बहुत से, और बहुत अच्छी पैटर्न मिल रही है। ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है, और वो कोई किसी पे जबरदस्ती नहीं है कि उनकी पेंटिंग खरीदी जाए, और वो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर विजुअल आर्टिस्ट हैं आजकल, गोंड आर्टिस्ट। थैंक यू सर। एक्सेप्शनल तो जो है हर जगह फिट हो जाते हैं एक दो, तो ये कोई तो वो है नहीं ना जो है। सर, मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहूँगी। मैं मैम से क्वेश्चन करना चाह रही थी कि प्लीज़ मैम, मेरा नाम आशा मिश्रा है और मैं आपकी गायकी। मैम, हमारा अगला सत्र शुरू हो रहा है और उसके जो वक्ता हैं वो हमारे साथ अमेरिका से जुड़े हुए हैं, तो उनका समय बहुत कीमती है। वो ऑलरेडी बहुत देर से जुड़ चुके हैं, तो हम फिर किसी दिन चर्चा करेंगे और आप व्यक्तिगत रूप से चर्चा हमारे वक्ताओं के साथ कर सकते हैं। बहुत बहुत क्षमा चाहूंगी और मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे वक्ताओं और मॉडरेटर को सम्मानित करने के लिए। हम सबकी बहुत ही करीबी, बहुत ही स्नेही श्रीमती वंदना मिश्रा जी, कृपया मंच पर पधारें और हमारे इस मंच को सम्मानित करें। हमारा ये मंच बहुत सशक्त है। कला सुंदरता का दूसरा नाम है, और कला कितनी सशक्त हो सकती है, मैं इन अल्फाज के साथ इन सारे कलाकारों के लिए कहना चाहूंगी कि मुझको मेरे वजूद की हद तक न जानिए, मुझको मेरे वजूद की हद तक न जानिए, बेहद हूँ, बेहिसाब हूँ, बेइंतहा हूँ मैं। तो एक बार जोरदार तालियां बजाते हैं हमारे इस मंच के लिए। सबसे पहले सुनीता चेंगरन जी। वरिष्ठ रंगकर्मी श्री सूर्यमोहन कुलश्रेष्ठ जी। आप सभी की तालियां थोड़ी कमजोर हो गई हैं। मैं उम्मीद करती हूँ, अपेक्षा रखती हूँ कि जोरदार तालियां होनी चाहिए। अस्करी नकवी जी बहुत खूबसूरत आवाज के मालिक हैं, बहुत ही अच्छी आपने गायकी के माध्यम से हम सबको लुत्फानंदोज किया। दीपक कबीर जी। और इस पूरे सत्र को संचालित मॉडरेट जिन्होंने किया, श्री चंद्रशेखर वर्मा जी, बहुत ही प्रखर मुखर वक्ता हैं, बहुत ही अच्छे और मोटिवेशनल लेक्चर आप देते हैं। मैं चाहूंगी कि जोरदार तालियां होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।